Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start unit number 7 of course code 9416. And as we have studied earlier कि जिस तरीके से पहले एक genre का इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके एक हम रिप्रेजेंटेटिव वर्क को पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से पहले हमने ड्रामा की थ्योरी पढ़ी कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के एलिमेंट्स क्या होते हैं। और इस यूनिट के अंदर हम हैमलेट के पर्सपेक्टिव से ड्रामा को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, इसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जी, तो जिस ड्रामा को सिलेक्ट किया गया है आपको पढ़ाने के लिए, उस ड्रामा का नाम है हैमलेट। ठीक है। और हैमलेट के ज़रिए एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामास जो हैं उनको इलस्ट्रेट यानी कि एग्जाम्पलीफाई किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेज होंगी बिल्कुल उसी पैटर्न पे कि जिस पैटर्न पे आपने नावल की एक्सरसाइजेज देखी थी। ठीक है। हैमलेट बहुत कम्प्लेक्स प्ले है। ठीक है। वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने डील किया होगा आपको समझाने के लिए, उसको आसानी से इसको डील किया गया होगा। ठीक है। बड़ी एक खूबसूरत कोटेशन है इस हैमलेट की। ठीक है। जो कि मशहूर है, और वो है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी का मतलब होता है टू लिव, और नॉट टू बी मतलब कि टू डाई। दैट इज द क्वेश्चन। असल सवाल ये है कि इस वक्त मैं क्या करूं, कि मैं जिंदा रहूं या कि मैं मर जाऊं। ठीक है। ये मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। सॉरी, ये कोटेशन है कि जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है इसके हवाले से। ठीक है। और ये जो प्ले है, ट्रेजिडी है, ये ट्रेजिडी इन नेचर है। अब आप रिकॉल करें जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो हमने ट्रेजिडी पढ़ी है, कॉमेडी पढ़ी है, कॉमेडी की टाइप्स पढ़ी हैं। तो ये जो ड्रामा है पर्टिकुलरली, ये एक ट्रेजिक ड्रामा है। और जब स्टेज एंड जब ड्रामा का अख्ताम होता है, तो स्टेज पे हमें डेड बॉडीज ही दिखाई देती हैं। इसमें मर्डर भी है, इसमें सुसाइड का एलिमेंट, ओफिलिया जो है वो सुसाइड कमिट करती है, मर्डर भी है इसके अंदर। जी, इसके बाद प्री रीडिंग एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1। दिस इज अ प्री रीडिंग एक्सरसाइज। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एक्सरसाइज अ वार्म अप एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू फॉर्म an initial idea about the content, theme, and characters of the drama Hamlet. The statements given below somewhat related to the themes of the drama Hamlet. Read each of the statement and then in front of each statement write agree or disagree to show where you stand with regard to the statements। ठीक है जी। स्टेटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट आपने लिखना है। Having a clear goal and ambition to achieve it is honorable। ठीक है, बिल्कुल एग्रीबल बात है जी, हम एग्री करते हैं। पावर इवेंचुअली करप्ट्स द पीपल हु हैव इट, कि वो लोग जिनके पास पावर होती है, वो पावर उनको करप्ट कर देती है। ये भी ठीक बात है, दुरुस्त बात है। रिवेंज इज द ओनली वे टू गेन ट्रू जस्टिस। रिवेंज जो है यानी कि बदला लेना, क्या बदला लेना ही सही रास्ता है इंसाफ का? कि असल इंसाफ वही होता है कि जिसमें रिवेंज लिया जाए। अ पर्सनस इमोरल चॉइसेस कैन कम बैक टू हॉन्ट हिम, कि जो आपकी गैर अखलाकी चॉइसेस होती हैं, इमोरल चॉइसेस होती हैं, वो ऐसी सिलेक्शंस या ऐसे फैसले जो ज़िंदगी में आप लेते हैं जो कि अखलाकियात के बरक्स होते हैं, क्या वो फैसले आपको कभी आकर पछतावे का बायस बनते हैं आपके लिए? वन मस्ट टेक स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस इवन इफ द पर्सनल कॉस्ट इज ग्रेट, कि नाइंसाफ़ी जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ख्वाह उस आवाज़ की हमें जो मर्जी है कीमत अदा करनी पड़े। वी मेक चॉइसेस इन लाइफ विच वी रिग्रेट लेटर, कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिनको बाद में हमें, जो कि हमारे लिए पछतावे का बायस बनते हैं। टू मेक मिस्टेक्स इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, यानी कि गलतियां करना इंसान का काम है और माफ़ी देना जो है वो रब का काम है। दुरुस्त बात है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी नेगेटिव, की ज़िंदगी इतनी थोड़ी है कि यहाँ पे नेगेटिविटी की आप ये कहें कि गुंजाइश नहीं है। लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ जॉय एंड सारो, की ज़िंदगी जो है वो खुशी और गमी इसका इम्तजाज है। देर इज़ ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट एंड फ्री विल, कि हमेशा से फेट यानी कि इंसान की किस्मत जो है, और फ्री विल, फ्री विल क्या होता है? आज़ाद, आज़ाद
आज़ादाना जो इंतखाब होता है किसी चीज़ का, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ का फैसला ले सकें, कि उसके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। बिल्कुल रहा है। पहला ड्रामा जो आप पढ़ेंगे, इडिपस रेक्स, तो इडिपस रेक्स में हमें यही थीम दिखाई देता है, फेट एंड फ्री विल, यानी कि देवता जो है उन्होंने एक बंदे की किस्मत लिख दी है कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे और तुम अपनी माँ से शादी करोगे। अब वो बंदा पूरी जिंदगी भागता रहता है इस किस्मत से बचने के लिए जो कि देवताओं ने लिख दी है। और इवन कि उसके वालिदैन इस पेशन गोई को कंप्लीट होने से रोकने के लिए उस बच्चे को मारने का हुक्म दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पेशन गोई जो है वो आखिर में जाके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये उस ड्रामे के हवाले से जो है वो मैसेज है। ठीक है। सो यानी कि लिटरेचर के अंदर, अदब के अंदर, या ये जो दुनिया है हमारी, इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फेट एंड फ्री विल, कि कहाँ पे हमारी मतलब किस्मत जो है उसका दायरा इख्तियार ख़त्म होता है, और कहाँ से हमारे आज़ादाना फैसले जो हैं, यानी कि हमारे सेल्फ मेड डिसीजंस जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, या उनका आप ये कहें कि इम्पैक्ट जो है वो आता है। अच्छा, आगे चंद सवालात हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स इन अ पर्सन लाइफ कैन कॉज ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, कि किस किस्म के हालात से आप जो है वो गम का शिकार होते हैं। तो ऑब्वियसली किसी प्यारे की मौत से, या फिर आप ये है कि कोई एम्बिशन होता है आपकी लाइफ का जो कि अचीव नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आप जो है वो ग्रीफ का यानी कि गम का शिकार होते हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु आर ग्रीविंग, ट्राई टू गिव रीजन फॉर देयर एटीट्यूड्स और एक्शन, के वो लोग के जो कि अफसोस कर रहे होते हैं, यानी कि किसी शख्स की मौत का अफसोस कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर या उनका एटीट्यूड कैसा होता है। तो उनका वो जो एटीट्यूड है या उनका जो भी बिहेवियर है, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, उसके पीछे क्या रीजंस क्या होते हैं। ठीक है। अबाउट द प्ले, अब हम हेमलेट ड्रामा, अब ये दो सवालात थे कि जिनके जवाबात इन केस के अगर आपके जहन में आते हैं, कि वो शख्स की जो कि अफसोस की हालत में होता है, गम की हालत में होता है, जो कि किसी प्यारे के बिछड़ने का अफसोस कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट 40 डेज या फर्स्ट 1 मंथ होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, व्हेन यू लूज योर लव्ड वंस, व्हेन यू लूज योर डियर वंस। ठीक है। तो उसमें उस बंदे का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड और उसके एक्शंस जो है वो ऐसे क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं। ठीक है। तो इन सवालात को आप जो है वो अपने ज़हन में जवाब देने की कोशिश करें, और हम आगे देखते हैं हैमलेट जो कि हमारा ड्रामा है। ठीक है। सो हैमलेट वाज रिटन सम टाइम बिटवीन 1599 एंड 1601। हैमलेट ड्रामा जो है ये लिखा गया 1599 से लेकर 1601 में। ठीक है। एंड इज ऑफ्टन कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। इट हैज बीन परफॉर्म्ड एंड ट्रांसलेटेड इन मोर देन एनी अदर प्ले इन द वर्ल्ड। इट्स फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी इज द मोस्ट quoted in English language. Now read the detailed plot of the play Hamlet. यानी कि बड़ा मशहूर ड्रामा है, दुनिया की तकरीबन हर ज़बान के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया है, और बहुत ज़्यादा मूवीज़, बहुत ज़्यादा इनेक्टमेंट्स जो हैं वो भी इसके ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है। तो आगे आपको इसका जो है वो खुलासा दिया गया है, ब्रीफ इसका प्लॉट ओवरव्यू जो है वो दिया गया है। जी, तो हैमलेट के हवाले से सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इसका ये है कि ये जो प्ले है या जो इसका एक्शन है, ये सारा एक्शन एक कास्टल में होता है। कास्टल पुराने ज़माने में आपको पता है कि किले हुआ करते थे, बादशाहों के किले। तो कास्टल है एक, और कास्टल जो है ये एल्सिनोर के मकाम पे है, डेनमार्क के अंदर। ठीक है। कास्टल एट एल्सिनोर इन डेनमार्क, यहाँ पे इस प्ले का पूरा एक्शन या ये जो पूरी कहानी है ये यहाँ पर ही पेश आती है। ठीक है। किंग हैमलेट इज डेड एंड प्रिंस हैमलेट हैज रिटर्न टू डेनमार्क फ्रॉम विटनबर्ग जर्मनी ओनली टू डिस्कवर दैट द क्वीन गर्ट्रूड जो है उसकी मदर है। अब ये फैमिली नेम्स होते हैं, हैमलेट जो है इनका फैमिली नेम है, किंग हैमलेट, उसका बेटा हैमलेट, उसका उसका पोता जो है वो भी हैमलेट ही कहलाएगा। ठीक है। वो हैमलेट 1, हैमलेट 2, या हैमलेट सीनियर, हैमलेट जूनियर, इस तरीके से वो आगे चलते हैं। तो बादशाह हैमलेट जो है उसकी मौत हो चुकी है। शहजादा हैमलेट जो है वो डेनमार्क वापस आता है, जर्मनी में वो एजुकेशन हासिल कर रहा था, विटनबर्ग के शहर में, वहां से वो वापस आता है,
और आकर उसको इल्म ये होता है कि वालिद की मौत के फौरन बाद क्वीन गर्ट्रूड जो कि उसकी मदर है उसने अंकल क्लाडियस से शादी कर ली है। और क्लाडियस जो है उसको बादशाह बना दिया गया है, यानी कि उसके सर पे बादशाह का ताज जो है वो सजा दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको चार मेन कैरेक्टर्स जो है उनके नाम इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। नंबर वन पे प्रिंस हैमलेट, किंग हैमलेट, क्वीन गर्ट्रूड जो कि किंग हैमलेट की वाइफ थी और बाद में उसकी डेथ के फौरन बाद ये शादी कर लेती है क्लॉडियस से। और इसके बाद क्लाडियस का करेक्टर आता है जो कि हैमलेट का अंकल है और अपने भाई के मरने के बाद इसको बादशाह का ताज जो है वो इसके सर पे पहनाया जाता है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। On a dark winter night, a ghost walks in the Elsinore Castle in Denmark, discovered first by a pair of watchmen and then by Horatio, Prince Hamlet's friend. The ghost resembles recently dead king whose brother Claudius had inherited the throne and married the king's widow, Queen Gertrude. किला जो है उस किले में चलता फिरता एक भूत दिखाई देता है और उस भूत को सबसे पहले तो वॉचमैन देखते हैं, यानी कि वो लोग जो कि रात को किले की निगरानी कर रहे होते हैं। उसके बाद वो वॉचमैन होरेशियो को और प्रिंस हैमलेट को बताते हैं और ये फिर भूत जो है ये होरेशियो भी देखता है और प्रिंस हैमलेट जो है वो भी उसको देखता है। इस भूत की शक्ल शुबाहत जो है ये इसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल हू बहू है जो डेड किंग हैमलेट है उसकी तरह, ठीक है। अच्छा, होरेशियो और वॉचमैन दोनों जो है वो प्रिंस हैमलेट को लेकर आते हैं जो कि बेटा है क्वीन गर्ट्रूड का और उस भूत का, या फिर आप ये कहें कि लेट किंग हैमलेट हम उसको कहते हैं लिटरेचर की टर्म्स, ठीक है। और हैमलेट भी उस गोस्ट को देखता है। गोस्ट जो है वो किसी वॉचमैन से या होरेशियो से बात नहीं करता बल्कि वो सीधी सीधी बात करता है हैमलेट से। और हैमलेट को ये कहता है कि आई एम योर फादर्स स्पिरिट एंड दैट आई वाज मर्डर बाय नन अदर देन क्लाउडियस, कि मैं तुम्हारे बाप की रूह हूँ या उसका भूत हूँ और मुझे मर्डर किया गया था तुम्हारे अंकल की जानिब से, ठीक है। और वो भूत या रूह जो है किंग हैमलेट की वो प्रिंस हैमलेट को ये हुक्म देती है कि यू विल सीक रिवेंज, यानी कि तुम मेरी मौत का बदला लोगे, तुम रिवेंज लोगे, ठीक है। और तुम रिवेंज लोगे अपने अंकल से कि जिसने तुम्हारा तख्त और मेरा तख्त जो है उसको गासिबाना तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है और जिसने जो है वो शादी कर ली है आ, मेरी वाइफ से या फिर तुम्हारी वालदा से। और ये हुक्म देने के बाद घोस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है। Prince Hamlet जो है he is fully determined to take revenge for his father's death, but because he is thoughtful and considerate by nature, he keeps delaying, thus becomes melancholic and shows signs of madness. यानी कि प्रिंस हैमलेट जो है जब उसकी मुलाकात अपने वालिद के रूह के साथ होती है तो उसके बाद वो इस चीज़ का डिसीजन लेता है कि मैंने क्या करना है, कि मैंने रिवेंज लेना है अपने वालिद की डेथ का। लेकिन क्योंकि वो एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है और वो बहुत ही कंसिडरेट नेचर का है कि सोच समझ के करूंगा जो काम भी करूंगा, ठीक है। अब उस कंसिडरेशन के दौरान उसको बार बार सोचना पड़ता है। एक दफ़ा उसको मौका मिलता है मिसाल के तौर पे और उसके चचा जो है वो उस वक्त इबादत की हालत में होते हैं। अब चूंकि वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक या कि जब आप इबादत की हालत में आपकी मौत होती है या आपका मर्डर होता है तो आप जन्नती हैं, ठीक है, यानी कि पैराडाइज में आप जाएंगे। तो वो वहां पे रिवेंज नहीं लेता, वो ये कहता है कि भी मैं इसको इस हालत में मारूंगा तो इसके गुनाह तो आखिरत में माफ हो जाएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस दुनिया में भी जलील हो और आखिरत में भी इसको इसकी की सजा मिले, ठीक। तो वो वहां पे नहीं मारता। अब वो रिवेंज लेने की कोशिश में और उस कशमकश में वो आखिरकार मैडनेस के साइंस जो है वो शो करता है, ठीक है, एट द एंड। एक तो फी एंड मैडनेस है, यानी कि वो शो करता है कि मैं मैड हूँ। और वो शो भी इस वजह से करता है कि वो इस चीज़ का इल्म हासिल कर सके कि आया उसके उसके चचा ने वाकई ही उसके वालिद का कत्ल किया था या कि नहीं किया था, ठीक है। क्लाडियस एंड गर्ट्रूड वरी अबाउट द prince's erratic behavior and attempt to discover its cause. They ask Hamlet's friend Rosencrantz and Guildenstern to watch him. Polonius, the pompous and scheming Lord Chamberlain, suggests that Hamlet may be madly in love with his daughter Ophelia
and therefore he is acting strange. But though Hamlet certainly seems mad, he is not in love with Ophelia. कि ये जो वो एक्ट करता है मैडनेस का हैमलेट, कि मैं पागल हो चुका हूँ, ठीक है, वो बुनियादी तौर पर एक्ट इस वजह से करता है कि वो इस चीज़ का इल्म हासिल करना चाहता है या फिर कंफर्म करना चाहता है कि उसके चचा ने उसके वालिद का मर्डर किया है या नहीं किया, ठीक है। अब उसका चचा चूंकि वो ऑलरेडी मर्डर कर चुका है, वो तेज किस्म का इंसान है, तो वो मुख्तलिफ लोगों को हेमलेट के पीछे लगाता है कि इसकी ये पागलपन की वजह पता करो। और पोलोनियस जो कि क्लाडियस का दरबारी है, उसका हामी है, और जिसने तख्त जो है या फिर ताज जो है वो क्लाडियस को पहनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, उसका ये मानना है कि हैमलेट उसकी बेटी ओफिलिया से मोहब्बत करता है, और हैमलेट मोहब्बत करता भी है। और यहाँ पे वो ये क्लेम करता है कि ये चूंकि ओफिलिया उसको लिफ्ट नहीं करा रही, तो इस वजह से हैमलेट पागल हो चुका है, ठीक है, उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका है। अब हैमलेट उसकी मोहब्बत में पागल नहीं है, क्योंकि वो तो एक्ट कर रहा है पागलपन का, ना ही वो रियलिटी में पागल है। इतने में ये होता है कि इसी पागलपन और इसी एक्टिंग के दौरान एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो हैं वो एल्सिनोर के किले में दाखिल होते हैं। यानी कि पुराने ज़माने में आपको पता है कि मूविंग स्टेजेस हुआ करते थे, तो एक्टर्स मूव करते रहते थे। तो हैमलेट एक प्लान करता है कि इन एक्टर्स के ज़रिए वो अपने अंकल का गिल्ट जो है, जुर्म जो है, उसको वो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो वो एक्टर्स को एक सीन देता है, एक्टर्स के लिए ड्रामा एक लिखता है, और ये ड्रामा बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे उसके वालिद को मर्डर किया गया था, यानी कि किंग हैमलेट को। अ, भूत जो है किंग हैमलेट का, वो डिटेल्स भी देता है प्रिंस हैमलेट को कि मुझे मेरे कान में सोते वक्त जहर डालकर मर्डर किया गया, ठीक। तो हैमलेट जो है वो माउस ट्रैप के नाम से मतलब ड्रामा लिखता है। उस ड्रामे में बिल्कुल इसी सीन को रिक्रिएट किया जाता है, और इस सीन को देखने के बाद क्लॉडियस जो है वो नर्वसनेस का शिकार होता है और वो रूम छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे अब हैमलेट को इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि वाकयातन क्लॉडियस जो है, यानी कि जो उसका अंकल है, वो गिल्टी है और उसने उसके वालिद का मर्डर किया है, ठीक है। अब इसी मौके पे वो जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो ये देखता है कि वो तो इबादत कर रहा है, तो वहां पर वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। अच्छा जी। Claudius now frightens of Hamlet's madness, orders that Hamlet should be sent to England at once. Claudius ये हुक्म देता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजो, और साथ वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि इसको रास्ते में ही आपने मार देना है, इसको खत्म कर देना है। मीनवाइल हैमलेट जो है वो अपनी वालदा के पास जाता है, और वहां पे वो जाके उसको कन्फ्रंट करता है कि तुमने मेरे वालिद के साथ बेवफाई की है, यानी कि अभी तो आप ये कहें कि उसको 40 दिन नहीं हुए थे तो तुमने शादी कर ली। अब मलका के कमरे में वो जो दरबारी है पोलोनियस, वो छुप के खड़ा होता है। जैसे इनकी गुफ्तगू चल रही होती है तो हैमलेट को आवाज आती है कि भी दीवार के पीछे या फिर पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। हैमलेट को लगता है कि वहां पे क्लाउडियस खड़ा है। वो तलवार लेता है और पर्दे में से घुसा देते, पोलोनियस की डेथ हो जाती है। और इस जुर्म की बुनियाद पर हैमलेट को फौरन एक्सपेल कर दिया जाता है कि तुम इंग्लैंड चले जाओगे, और इंग्लैंड के रास्ते में उसको मारने का भी हुक्म क्लॉडियस की जानिब से जो है वो दिया जा चुका है। So after her father's death, Ophelia goes mad with grief and draws herself in the river. Polonius' son Laertes returns to Denmark in a rage. पोलोनियस की मौत के बाद उसकी बेटी ओफिलिया जो है वो पागल हो जाती है। अब इस ड्रामे के अंदर थीम ऑफ मैडनेस भी पाया जाता है हैमलेट के अंदर, ठीक है। तो थीम ऑफ मैडनेस इसी तरीके से दिखाया गया है कि पहले तो हैमलेट को पागल वो यानी कि शो करता है कि मैं पागलपन का शिकार हो चुका हूँ। उसके बाद ओफिलिया जो है वो भी मैड हो जाती है, और इसी मैडनेस के दौरान ये होता है कि वो दरिया में जाके बैठ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, सॉर्ट ऑफ खुदकुशी की है।
लेकिन बहरहाल उसका भाई जो है लियर्टीज, जो कि वापस आता है डेनमार्क, वो ये कहता है कि हैमलेट की वजह से हुआ है, कि हैमलेट की वजह से मेरे वालिद और मेरी बहन की मौत हुई है, ठीक है। So Horatio and Claudius, they receive letters from Hamlet telling them that he has returned to Denmark. Claudius now makes another plan and tells Laertes that he should have a sword fight or a duel with Hamlet and take revenge for his father's and sister's death. अब क्लॉडियस का प्लान ये था कि भाई हैमलेट इंग्लैंड जाएगा तो वहां पे मैं जाके उसको मरवा दूंगा। तो बजाय इसके कि वो इंग्लैंड में मरवाता, हैमलेट जो है वो किसी तरीके से डॉज करके उस कश्ती पे सवार ही नहीं होता और वो वापस आ जाता है। अब यहाँ पे क्लॉडियस दूसरा मंसूबा बनाता है और वो लियर्टीज, जिसका वालिद था पोलोनियस, उसको वो ये कहता है कि तुम अपने वालिद का और अपनी बहन की मौत का बदला हैमलेट से लोगे, उसके साथ लड़ाई लड़ोगे, डुअल। पुराने ज़माने में इंसाफ का एक ये तरीकाकार हुआ करता था कि अगर कोई शख्स किसी को समझता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो या तो उसको अदालत के ज़रिए इंसाफ मिल जाता था या फिर वो इंसाफ लेता था डुअल के ज़रिए। डुअल जो थे ये होती थी सोर्ड फाइट, यानी कि तलवार से जंग लड़ी जाती थी और एक शख्स की मौत पे इस लड़ाई का जो है वो इख्तिताम होता था। क्लॉडियस बड़ा चालाक है, वो लियर्टीज की सोर्ड जो है तलवार, उस पे जहर लगा देता है कि अगर हल्का सा भी हैमलेट को ये लग गई तलवार तो हैमलेट नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और प्लान भी होता है, और दूसरा प्लान ये होता है कि वो शराब का गिलास जो है, जो कि हैमलेट को पेश किया जाना है, उसमें वो जहर शामिल कर देता है कि लेट्स सपोज कि जी अगर हैमलेट जीतता है, लड़ाई जीतता है, तो वो लड़ाई जीतने के बाद जो अंग्रेजों की सेलिब्रेशन होती है वो होती है शराब पीना। तो वो शराब का प्याला जो कि हैमलेट को पेश किया जाना है, उस पर भी जहर लगा दिया जाता है कि वो ये शराब पिएगा और मर जाएगा। अव्वल तो उधर मर जाएगा, अगर उधर ना मरा तो यहाँ पे मर जाएगा। सो हैमलेट एल्सिनोर के किले में वापस आता है और इस वक्त ओफीलिया का फ्यूनरल जो होता है वो हो रहा होता है, ठीक है। और हैमलेट को भी बड़ा अफसोस होता है ओफीलिया की डेथ का, क्योंकि वो अ, ओफीलिया से मोहब्बत करता है, ठीक है। तो वहां पर एक अलग से सीन पेश आता है, वहीं पे चैलेंज कर दिया जाता है कि आओ भी लड़ो। तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है फिर लियर्टीज की, और मतलब कि जो उन्होंने प्लान कर रखा है। Claudius makes sure that Laertes' sword and the glass of wine are poisoned. Laertes succeed in wounding Hamlet, though Hamlet does not die of the poison immediately. After a while, Hamlet's sword is exchanged with Laertes' poisoned sword. Hamlet wounds Laertes with the poisoned sword, and the queen Gertrude accidentally drinks the poisoned wine and dies. अब यहाँ पे बड़े मजे का सीन है। लड़ाई के दौरान दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं। हैमलेट को पहले ही जख्म लग चुका है और जो दूसरी तलवार है उससे लियर्टीज को भी जख्म हो जाता है। मीनवाइल वो जो शराब का प्याला जो कि हैमलेट की जीत की खुशी मनाने के लिए रखा गया था, जो कि जहर से आलूदा था, जहर आलूदा था, वो जहर का प्याला मलका पी लेती है और वो फौरन मर जाती है। लियर्टीज जब मरने लगता है, ठीक है, तो वो हैमलेट को सारी सच्चाई बता देता है और उससे माफी मांगता है कि तुम मुझे माफ कर देना, यानी कि तुम्हारे चचा जो है उसने ये सारा प्लान किया है। सो इन हिज लास्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ लाइफ, हैमलेट आखिरकार उसको मौका मिलता है और वो उसी जहरीली तलवार से चचा क्लाडियस को मार देता है, लेकिन अब उसने खुद भी मरना है क्योंकि जहर आलूदा तलवार जो है वो उसको लग चुकी है। अब यहाँ पे आखिरी जो ये सीन है, क्लॉडियस की डेथ है, हैमलेट की डेथ है, लियर्टीज की डेथ है, और मलका गर्टरूड जो है उसकी डेथ है। चार लोगों की डेथ होती है स्टेज पे एट दैट, ठीक है। एंड एट दिस मूवमेंट द नॉर्वेजियन प्रिंस नेम्ड फोर्टिन Brass enters Denmark. Fortinbras is stunned by the gruesome sight of the entire royal family lying sprawled on the floor dead. He moves to take power of the kingdom. Horatio, fulfilling Hamlet's last request, tells Fortinbras Hamlet's tragic story. Fortinbras orders that Hamlet to be carried away in manner of befitting a fallen soldier. Fortinbras, the valiant prince of Norway, becomes Hamlet's successor to the Danish throne. ठीक है।
यानी कि जो शाही ख़ानदान है पूरे का पूरा, उसकी तो मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद कौन संभालेगा? तो वो फोर्टिनब्रास जो कि नॉर्वे का प्रिंस होता है, उसके वालिद को शिकस्त दी होती है किंग हैमलेट ने, तो वो उस शिकस्त का बदला लेने के लिए, हमला करने के लिए आता है। आगे वो आकर देखते हैं तो सारा शाही खानदान मरा पड़ा होता है। तो मीनवाइल वो ज़ाहिर पावर ग्रैब कर लेता है और हैमलेट को जो सरकारी एजाज़ होता है, उस एजाज़ के तहत जो है वो दफनाया जाता है, या उसको जो है सुपुर्द खाक किया जाता है। तो ये इसका हैमलेट का मेन, आप ये कहें कि स्टोरी लाइन है, ये मेन इसका प्लॉट है। एक्सरसाइज है अब, ठीक है, कि हेमलेट कहाँ पे सेट है? तो हेमलेट इज सेट इन डेनमार्क। हेमलेट कौन है? हेमलेट शहजादा है, ठीक है, प्रिंस है। हेमलेट स्टेप फादर इज आल्सो हिज अंकल, उसका चचा है, ठीक है। क्लॉडियस पॉइजनड किंग हेमलेट को भी पॉइजन करता है और गर्टरूड को भी करता है, लेकिन यहाँ पे किंग हेमलेट के हवाले से है। द घोस्ट इज फर्स्ट स्पॉटेड इन द ग्रेवयार्ड ऑन द डेक ऑफ द शिप आउटसाइड द कास्टल, ठीक है। द घोस्ट क्लेम्स दैट ही इज किंग हेमलेट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस प्लॉट के अंदर मौजूद है। हेमलेट क्लेम्स टू बी अफ्लिक्टेड बाय शिज़ोफ्रीनिया, ठीक है, यानी कि वो पागल है। नहीं, बल्कि शुरू में मेलनकली है, अफसोस का शिकार है वो, दुख का शिकार है। और वो कहते हैं कि इसी दुख में मैं पागलपन। अच्छा, ओफेलिया डाइज बाय ड्राउनिंग, ओफेलिया की डेथ होती है। हेमलेट इज पॉपुलरली नोन एज रिवेंज प्ले, रोमांटिक प्ले, मोरालिटी प्ले, या फिर ब्लैक कॉमेडी। तो हेमलेट इज नोन एज अ रिवेंज प्ले, क्योंकि इसमें रिवेंज जो है वो सारे का सारा उसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3। So here are some questions that demand a careful reading of the above plot and summary. What time of the day does the action begin in the play? एक्शन का आगाज कहाँ से होता है? तो घोस्ट की अपीयरेंस जो है वो रात को होती है, यानी कि रूह जो है वो किंग हेमलेट की, तो रात के वक्त वो किले के ऊपर पहरेदारी दे रहे होते हैं, तो रात को यानी कि इसका प्ले का आगाज होता है। हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड पैराग्राफ? हैमलेट है, किंग हैमलेट है, गर्ट्रूड है, क्लाउडियस है। Whose ghost did Horatio see? होरेशियो ने किंग हैमलेट का घोस्ट देखा, सॉरी। होरेशियो भी इंट्रोड्यूस होता है और टू गार्ड्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द घोस्ट विद थ्री अदर कैरेक्टर्स, हैमलेट, क्लाउडियस एंड गर्ट्रूड? हैमलेट का वालिद है, क्लाउडियस का भाई है, गर्ट्रूड का एक्स हस्बैंड है। We get a glimpse of Hamlet's character. How is he described in the paragraph 3? Can you identify the words that describe Hamlet? तो अब हमें वापस थर्ड पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, ठीक है, हैमलेट के लिए। थाटफुल एंड कंसीडरेट्स के वर्ड आए हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद मेलनकलिक का वर्ड आया है, जो कि उसके किरदार को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये बाकी सवालात हैं, इनको आप देख लीजिएगा खुद इनके आंसर्स। कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन, हाउ इज ही डिस्क्राइब्ड, इज ही प्रेजेंटेड एज अ नेगेटिव और द पॉजिटिव कैरेक्टर? व्हाट प्लान डिड हैमलेट मेक, was he successful in his plan? Uh, why doesn't Hamlet kill Claudius while the latter is praying? इसका आंसर मैंने डिटेल में समझाया था आपको। Why has Hamlet banished from the castle, के हैमलेट को कास्टल से क्यों निकाला गया था? You would notice that there are certain words given in the bold in paragraph 5. All of these words have synonyms within the paragraph. For example, the word conflict has similar, uh, which is argues find the synonyms of the words. ऐसे ही मजीद सवाल हैं, इनको प्लीज़ आप खुद देखिएगा। फोर्थ एक्सरसाइज है, आफ्टर रीडिंग the above plot summary of Hamlet, try to put the relevant information regarding the elements of the plot given in the diagram below. एक्सपोजिशन यानी कि ड्रामे का आगाज कहाँ से होता है? तो एक्सपोजिशन है जब गोस्ट आता है, ठीक है, वहां से ड्रामे का आगाज होता है और गोस्ट ये बताता है कि भाई आई हैव बीन मर्डर्ड एंड यू मस्ट सीक रिवेंज।
राइजिंग एक्शन बताएं, क्लाइमैक्स बताएं, फॉलिंग एक्शन बताएं और रेजोल्यूशन बताएं। राइजिंग एक्शन यही है कि हैमलेट जो है वो बदला लेने की कोशिश करता है, प्लानिंग करता है, मैडनेस दिखाता है, ठीक है। और क्लाइमैक्स जो है वो जाके बनता है मर्डर पोलोनियस का, और उसके बाद के जो इवेंट्स हैं कि जब हैमलेट को बैनिश किया जाता है और फिर वो वापस आता है और वापस आके तो लियर्टीज उसको चैलेंज करता है, ठीक है। ये क्लाइमैक्स है। फाइट होती है कि फॉलिंग एक्शन का आगाज होता है कि फाइट है और फाइट में दोनों वूंड होते हैं, ठीक है। और रेजोल्यूशन के आखिर में सारे जो हैं वो करेक्टर्स उनकी डेथ हो जाती है, और रूल जो है यानी कि जो हुक्मरानी है डेनमार्क की, वो फोर्टन ब्रास को दे दी जाती है। तो प्लॉट आपने पढ़ लिया, मेन कहानी से आपकी वाकफियत हो चुकी है। किरदार हम देखते हैं हेमलेट प्ले के अंदर। सबसे पहला करेक्टर जो है वो है हेमलेट खुद। हेमलेट is the prince of Denmark, the title character and the protagonist. About 30 years old at the start of the play, Hamlet is the son of the Queen Gertrude and late King Hamlet, and the nephew of the present king, Claudius. Hamlet is moody, theatrical, witty, brilliant young man, perpetually fascinated and tormented by the doubts and introspection. It is difficult to pin down his true thoughts and feelings. Does he love Ophelia? Does he really intend to kill Claudius? Hamlet portrays a variety of moods from hyper to serious, यानी कि मुख्तलिफ मूड्स हैं जिनको हैमलेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरा किरदार मेन क्लॉडियस का है। क्लॉडियस जो है किंग हैमलेट का भाई है, प्रिंस हैमलेट का अंकल है, और क्वीन गर्ट्रूड से इसने फ्रेशली शादी की है, और इसको डेनमार्क का नया बादशाह भी बना दिया गया है। एंड ही इज द एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट जो होता है वो विलन के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रोटैगनिस्ट और एंटेगोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट हीरो या लीडिंग कैरेक्टर के लिए होता है, और एंटेगोनिस्ट जो एंटी हीरो या एंटी लीडिंग कैरेक्टर होता है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। क्लॉडियस इज a calculating, ambitious politician driven by his lust for power, but he occasionally shows signs of guilt and human feelings. His love for Gertrude seems sincere. He murders his brother in order to seize the throne, and subsequently married Gertrude, his sister-in-law. Claudius appears to be a rather dull man who is fond of pleasure of the flesh and drinking. Only as the play goes on do we become certain that he is indeed guilty of murder. यानी कि ये अंकल का किरदार है, मैरी मेकिंग का शौकीन है, फ्लैश का शौकीन है, और वाइन का शौकीन है, ठीक है। और जो सिस्टर इन लॉ यानी कि गर्टरूड से मोहब्बत उसकी सिंसेरिटी पे मबनी है, और मीनवाइल वो हैमलेट से जो है वो जान छुड़ाना चाहता है क्योंकि वो हैमलेट को अपने लिए खतरा समझता है, ठीक है। इसके बाद गर्टरूड का करेक्टर आता है। तो गर्टरूड जो है शी इज अ क्वीन ऑफ डेनमार्क, और हैमलेट की विडो है, ओल्ड किंग हैमलेट की विडो है, और प्रिंस हैमलेट की मदर है, ठीक है। हैमलेट यानी कि अपने बेटे से इसको बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन ये सतही किस्म की खातून है, वीक है, ठीक है। और इसको स्टेटस जो है उससे ज़्यादा मोहब्बत है एज कंपेयर टू इंटीग्रिटी एंड ट्रूथ। ड्रामे के जब एक्शन आगे बढ़ता है तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है दैट शी इज़ अनअवेयर, कि उसको नहीं पता कि जो उसका हस्बैंड है या क्लॉडियस जो है उसने किंग हेमलेट को मर्डर किया। इस चीज़ का इसको गर्टरूड को इल्म नहीं है, ठीक है। मीनवाइल हेमलेट जो है उसकी फीलिंग्स रिगार्डिंग हिज मदर मिक्स्ड हैं कि तुम्हें फौरन जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पोलोनियस का करेक्टर है जो कि लॉर्ड चैम्बरलिन है, क्लॉडियस के कोर्ट का शोशा किस्म का बंदा है, ठीक है। ओफिलिया और लियर्टीज का ये फादर है, अहमक किस्म का इंसान है, ठीक है। ओफिलिया का करेक्टर आता है। ओफिलिया जो है शी इज द बिलवेड ऑफ हैमलेट, पोलोनियस इज डॉटर,
a beautiful young woman with whom Hamlet has been in love. Ophelia has received several tributes of love from Hamlet but rejects him after her father orders her to do so. Ophelia is a sweet and innocent young girl who obeys her father and her brother Laertes, dependent on men to tell her how to behave. She gives in to Polonius's scheme to spy on Hamlet. She goes mad after Hamlet murders Polonius. She later drowns. यानी कि डूब के इसकी जो है वो डेथ होती है। लेयर्टीज का करेक्टर है, भाई है ओफिलिया का, अपने बाप से भी मोहब्बत करता है, वालदा से भी मोहब्बत करता है, रिवेंज लेने की कोशिश करता है। होरेशियो का करेक्टर आता है। होरेशियो जो है ये करीबी दोस्त है हैमलेट का, और ये हैमलेट के साथ लॉयल है, ठीक है, वफादार है, वफादारी दिखाता है थ्रू आउट द प्ले। और हैमलेट के दिल में भी होरेशियो के लिए रिगार्ड है, वो उसके लिए अपना लव भी डिक्लेयर करता है। लेकिन होरेशियो जो है ही इज लेस टैलेंटेड एज कंपेयर टू हैमलेट। हैमलेट जो है वो ज़्यादा फिलोसॉफिकल नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्टिन ब्रास का करेक्टर है जी। नेक्स्ट करेक्टर फोर्टिन ब्रास का आता है। फोर्टिन ब्रास जो है वो नौजवान शहजादा है नॉर्वे का। डेनमार्क और नॉर्वे जो है इनकी बाउंड्री मिलती है आपस में, और पुराने ज़माने में जंगें हुआ करती थी। तो फोर्टिन ब्रास के फादर जो है उनको शिकस्त होती है किंग हैमलेट के हाथों, और उनकी डेथ होती है। उसको रिवेंज करने के लिए, उसको अवेंज करने के लिए फोर्टिन ब्रास जो है वो डेनमार्क पे चढ़ाई करता है, और वो आके रियलाइज करता है कि यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और है, तो वो फिर अल्टीमेटली क्राउन जो है वो फोर्टिन ब्रास को दे दिया जाता है डेनमार्क का। घोस्ट का करेक्टर है, घोस्ट यानी कि किंग हैमलेट का, और वो ये आके कहता है कि मुझे मर्डर किया गया है, और घोस्ट की अपीयरेंस के बाद ही पूरी कहानी जो है वो मोशन में आती है, यानी कि वो मूव करती है। फिर हैमलेट के दो दोस्त हैं, रोजेनक्रेंट्स और गाइल्डेंस्टर। ये जो दोनों दोस्त हैं, मतलब के कोर्टियर्स हैं, हैमलेट के दोस्त हैं, और इनको क्लॉडियस जो है वो कॉल करता है, और ताकि वो हैमलेट की जो मैडनेस है उसके रीजंस जान सके। अब हैमलेट को भी पता है कि ये दोस्त उसके साथ मुखलिस नहीं है, तो वो इनको इनसे दूर ही रहता है, या इनको रियलिटी जो है वो रिवील इनके ऊपर नहीं होने देता, ठीक है। रोजेनक्रेंट्स और वेल्डेनस्टर्न जो है इनको लेटर थमाया जाता है क्लॉडियस की जानिब से, जिसमें ये लिखा होता है कि हैमलेट को तुम लोगों ने मारना है, ठीक है। तो हैमलेट को इस चीज़ का पता चल जाता है, और वो वहाँ से उस जहाज से ही उतर जाता है जिस जहाज में क्लॉडियस उसको बिठाना चाहता था, ठीक है। अच्छा जी, करैक्टर्स का लिंक आपस में दिखाया गया है। क्लॉडियस जो है उसका किंग हैमलेट का भाई है, उसको मर्डर करता है। गर्ट्रूड जो है ये उसकी वाइफ है, क्लॉडियस की साथ शादी कर लेती है। पोलोनियस का करैक्टर है, पोलोनियस जो है क्लॉडियस का एडवाइजर है, और हैमलेट के हाथों पोलोनियस का मर्डर होता है। हैमलेट इज इन लव विद डॉटर ऑफ पोलोनियस जो कि ओफिलिया है। लियर्टीज है, लियर्टीज को अपने वालिद से मोहब्बत है, सिस्टर से मोहब्बत है, वो उनका रिवेंज लेने के लिए हैमलेट से लड़ाई करता है। होरेशियो है जो कि हैमलेट का कॉन्फिडेंट फ्रेंड है। देन वी हैव रोसेनक्रेंट्स एंड गाइल्डेंस्टर्न जो कि हैमलेट के स्कूल के दोस्त हैं, और उनको जासूसी करने के लिए लाया जाता है, पैसों का लालच दे के लाया जाता है ताकि वो हैमलेट के ऊपर जासूसी कर सकें, ठीक है। तो ये एक इसका करेक्टर चार्ट है, ठीक है। Now, after reading the character list and the chart, can you write what was the relationship between Polonius and Ophelia? Polonius, Ophelia, Laertes, बाप, बेटी, बेटा, और वो बहन भाई। What was the relationship between Hamlet, Gertrude and Claudius? Uh, easy है, clear है। Who were Rosencrantz and Guildenstern? ठीक है, किस किस्म के किरदार हैं पता होना चाहिए अब आपको। होरेशियो कौन था, ठीक है, और होरेशियो का किस किस्म का रिलेशनशिप है हैमलेट के साथ। गर्ट्रूड कौन है, एंड हाउ डिड शी फील टुवर्ड हैमलेट, और हैमलेट की जानिब उसकी उसकी क्या फीलिंग्स थी। एंड व्हाट वाज द सिमिलर एंड डिफरेंट बिटवीन हैमलेट एंड फोर्टिनब्रास।
Fill in the following two example classification chart by adding appropriate names and a relationship. ठीक है, तो गर्ट्रूड और हैमलेट जो है वो मिलकर जिनके रिलेशनशिप के नतीजे में हैमलेट पैदा होता है, क्लॉडियस और ओफिलिया एंड ओफिलिया। अच्छा जी, हैमलेट का डिटेल्ड करेक्टर एनालिसिस जो है वो अब आगे दिया गया है। अच्छा, मेन करेक्टर का तज्जिया इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है कि इस पे सवालात जो है वो आ जाते होते हैं कि मिसाल के तौर पे हैमलेट के करेक्टर का आप जो है वो तज्जिया दें, इस पे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो इस वजह से इसको ज़रा डिटेल में, पहले जो आपको दिया गया करेक्टर वो तो एक इंट्रोडक्शन सा था, तो यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा इसका आपको बताया गया है, ठीक है। सो अबाउट 30 years old एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, हैमलेट इज द सन ऑफ द क्वीन गर्ट्रूड लेट किंग हैमलेट। इन चीज़ों का आपको पता है। ही इज एन इमोशनल यंग मैन, जज्बाती किस्म का आदमी है, डीपली डिसइल्यूजन्ड बाय हिज मदर्स मैरिज टू अंकल एंड फुल ऑफ ग्रीफ एट हिज फादर्स सडन डेथ के। एक तो उसको अफसोस का शिकार है, दूसरा वो मायूसी का शिकार है कि वालदा जो है उसने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, कि अभी तो अ, उसकी कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई और इसने जो है वो पीछे से शादी कर ली, ठीक है। तो अ, इसके बाद अभी वो इसी अफसोस में है, इसी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आया। व्हेन इट इज रिवील्ड टू हिम दैट the ghost of his father is seen, and he meets the ghost of his father, and that ghost demands from him that he was murdered in a foul and unnatural manner, and that my death was not natural, and you must avenge my death, यानी कि मेरा मर्डर किया गया है और उस मर्डर को एवेंज करना या उसका बदला लेना तुम्हारा काम। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को देखने के बाद हैमलेट जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि वो फौरन फैसला नहीं ले सकता और वो फौरन एक्ट नहीं कर सकता। उसको सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी हमेशा सोचता समझता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो उदास हो जाता है, बिटर हो जाता है, सिनिकल किस्म का करेक्टर बन जाता है और उसको अंकल से नफरत हो जाती है, वालदा से नफरत हो जाती है। खासकर वालदा का जो एक्ट है ऑफ मैरिज विद हिज अंकल, ये तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बायसे नफरत होता है, ठीक है। सोचता रहता है, इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं ले सकता कि मुझे लोगों के सामने मारना चाहिए, अकेले में मारना चाहिए, ठीक है। बात को अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन फिर रुक जाता है, ठीक है। सो है, Claudius mentions that Hamlet was taking the mourning of his father's death to extreme, to give these mourning duties to your father, but you must know your father lost a father, that father lost his, and the survivor bound in filial obligation to some terms to do obsequious sorrow। तो ये कहता है कि ये ठीक नहीं है, यानी कि मौत जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अम, लोग मरते रहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हारा वालिद अकेला नहीं मरा, उसका वालिद मरा था, उसके वालिद का वालिद मरा था, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ कि जिससे तुम उदास हो। सो द किंग इज टेलिंग हैमलेट कि मौत जो है वो नेचुरल है और तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हैमलेट जो है वो इमोशनल है और खासकर वो अपने वालिद की डेथ जो है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, और वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी यहाँ पे लाइन है, ठीक है, वो ये कहता है, हाउ स्टैंड आई देन दैट अ फादर किल्ड एंड मदर स्टेन, कि मैं, वो कहता है, कैसे बर्दाश्त करूं कि वालिद को मार दिया गया और वालदा जो है उसको स्टेन कर दिया गया, मतलब कि उसको छीन लिया गया। सो ही इज आस्किंग हिमसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ person he is if he can allow his father to be murdered and his mother to be married so soon after his father's death to his uncle. This shows us that he is pitying himself and is putting himself down. Yet another example of emotions running wild as seen in the line. She married, oh most wicked speed to post with such dexterity to incestuous sheath, it is not, nor it cannot come to good, but break my heart, for I must hold my tongue। तो ये कहता है कि मुझे अपनी ज़बान भी रोकनी है, कि लोगों के सामने बात भी नहीं करनी, लेकिन मेरा दिल जो है वो टूट चुका है
हेमलेट कहता है कि जो उसकी वालदा का एक्शन है उसकी वजह से. सो इज टेलिंग अस दैट हिज मदर हैज मैरिड राइट अवे एंड डिड नॉट mourn for his father's death. He tells us that the marriage is not good, nor can this marriage between Claudius and Gertrude come to any good. He wants to express his true feelings to his mother, but since it will hurt her, he must be silent for the time. वालदा से इसको भी मोहब्बत है और वालदा इसे भी मोहब्बत करती है. जो उसके सच्चे जज्बात हैं, जो उसकी ट्रू इमोशंस हैं रिगार्डिंग दैट मैरिज, वो वालदा के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उससे वालदा को तकलीफ पहुंचेगी. ठीक है, तो यानी कि उसको अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत है. सो ही हैज नो फ्रेंड्स लेफ्ट बट होरेशियो लव्स हिम अनकंडीशनली. दोस्त गाइडेंस्टन और रोजनक्रैंट जो है वो तो ज़ाहिर पैसे के लिए क्लॉडियस के साथ हो चुके हैं. एक ही दोस्त उसका रह गया होरेशियो, और होरेशियो जो है ही लव्स हिम अनकंडीशनली, यानी कि बगैर किसी लालच के वो हैमलेट का रिगार्ड करता है और हैमलेट को वो पसंद करता है. ही इज एंग्री, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड एंड brooding. He is sometimes elated, enthusiastic, and energetic, and at other times he is dark and suicidal, a man who loathes himself and his fate. कैमरेट की पर्सनैलिटी ऐसी है कि बाज़ औक़ात वो एंथुजियास्टिक होता है, रिवेंज लेने के लिए एनर्जेटिक हो जाता है. बाज़ औक़ात उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो सुसाइड करना चाहता है, यानी कि अपने आप को मारना चाहता है, अपने आप से नफरत करता है, अपनी जो उसकी फेट है, जो उसकी किस्मत है, वो उससे नफरत करता है. But at the same time, he is a brave and a daring character. There are several examples of his fearless attitude. The first example occurs when the ghost visits Hamlet, Horatio, and Marcellus. Here, Hamlet is determined to meet the ghost. If it assumes my noble father's person, I'll speak to it, though hell itself should grape and bid me hold my peace. So, यानी कि एक तो वो भूत जो है या रूह जो है, भूत के साथ या रूह के साथ जो गुफ्तगू करना है उसका, वो इटसेल्फ उसकी बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल है. ठीक है, उसके बाद एक और इंसिडेंट आता है जो कि हमें हैमलेट की बहादुरी या उसकी अक्ल दानिश जो है उसके हवाले से बताता है, और वो है प्ले, माउस ट्रैप, जिसको वो हैमलेट नाम देता है द मर्डर ऑफ गोंजागो के नाम से. ठीक है, तो द मर्डर ऑफ गोंजागो जो है ये हैमलेट ड्रामे के अंदर ड्रामा सेट किया गया है, जिसमें आ, वो जो मूविंग एक्टर्स होते हैं उनको हायर करता है और उनकी ड्रामा कंडक्ट कराता है, और वहां पे वो रियलाइज करवा लेता है कि अंकल जो है वो वाकई ही गिल्टी है. ठीक है, दिस प्लेज द थिंग वेर इन आई कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग. तो वो कहता है कि इस प्ले के जरिए मैं अपने जो चचा है उसकी जो उसका जो ज़मीर है उसको पकड़ूंगा, कि अगर उसका ज़मीर मलामत करेगा तो सर्टेनली विल शो. इसके अलावा जी हैमलेट की वायलेंट नेचर एक्सप्रेस होती है जब वो मिलता है ओफिलिया से. ठीक है, और ओफिलिया की वो काफ़ी इंसल्ट करता है. वो कहता है यू जिप, यू एम्बल, यू लिस्ट, यू निकनेम गॉड्स क्रिएचर्स एंड मेक योर wantonness, your ignorance go to, I'll no more, it hath made me mad. Here he is upset with Ophelia and insults her and tells her that she names things according to her own fancy and that acts as if she is ignorant. He says that he has had enough of it and that his and this has made him angry. Another scene where he expresses anger immediately after killing Polonius and shouts at his mother, "Here is your husband, like a mild to your ear, blasting the wholesome brother. Have your eyes, could you, on this fair mountain, leave to feed and batten on this moor? Ha, have you eyes?" गर्टरूड को बताता है कि तुम्हारा नया हस्बैंड जो है ही इज नथिंग लाइक माई रियल फादर, यानी कि किंग हैमलेट के मुकाबले में ये शख्स कुछ भी नहीं है. ठीक है, और उससे वो सवाल करता है कि हाउ कुड यू लीव हिम, कि तुम उसको कैसे छोड़ सकती हो, कैसे तुम उससे जो है वो बेवफाई कर सकती हो, यानी कि मेरे वालिद से तुम कैसे बेवफाई कर सकती हो. ठीक है, अच्छा जी, the real problem with Hamlet is that he has been given a task. This is essentially foreign to his nature. He believes in the reason and moderation, and therefore he feels he has been thrown into an emotional situation that demands a decision against which he has moral revolt. यानी कि अखलाकी इतनी जुर्रत उसके अंदर नहीं है कि वो किसी शख्स का कत्ल कर सके.
और अब जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में या जिस सिचुएशन में उसको डाल दिया गया है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि यहाँ पर वो इसके अलावा कोई और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि ही हैज़ टू मर्डर हिज अंकल, और ही इज़ एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, ही इज़ रेज्ड क्रिश्चियन और फॉरगिवनेस पे उसका यकीन है, तो वो कैसे वालिद की डेथ जो है वो उसको एवेंज करे। लेकिन बहरहाल वो फिर उसको एक लंबा प्रोसेस जो है वो उसका अपनाता है और अल्टीमेटली वो वेंजेंस या रिवेंज जो है वो उसको हासिल कर सकता है। और इन्हीं रिफ्लेक्शंस के दौरान वो ये लाइन बोलता है, टू बी और नॉट टू बी। टू बी का मतलब एक तो ये है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, दूसरी सेंस में ये आता है कि वेदर आई शुड किल हिम और आई शुड नॉट किल हिम। ठीक है, ये दोनों इस कोटेशन के मीनिंग जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। पूरे प्ले के अंदर हमें हैमलेट जो है वो इसी सिचुएशन, इसी डायलामा का शिकार दिखाई देता है। यानी कि उसको समझ नहीं आ रही होती, ही इज perplexed at the uncertainties of the life के मैं मतलब कि किस जानिब जाऊं, ये इस चीज़ का डिसीजन नहीं कर सकता। ग्रेट वीकनेस जो है इसकी वो ये है कि उसको इस चीज़ का पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है और मुझे कब एक्शन लेना है, डिले करता रहता है उस वक्त तक कि जब तक कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। ठीक है, और आखिरकार उसकी ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमेन साइड है, जो रेशनल साइड है, वो रेशनल साइड ही उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसकी डिस्ट्रक्शन का वो बायस बनती है। Hamlet also proves that he's an intellectual aristocrat, a scholar, a thinker. Hamlet often reveals the high quality of his mind. Pondering many weighty matters, Hamlet is a noble, sensitive, tragic hero and victim. His fatal flaw is his obsession for taking revenge of his father. Although he finally achieves revenge and justice, it is at the terrible cost, because every major character is killed with Hamlet committing suicide at the end of the play। ठीक है, तो इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 है, यू कैन हैव अ लुक एट इट ऑन योर ओन। थीम्स का ताल्लुक है, रिवेंज सबसे बड़ा थीम है। ठीक है, रिवेंज जो है वो दो, एक तो हैमलेट अपने फादर की डेथ का रिवेंज ले रहा है। ठीक है, घोस्ट जो है वो हैमलेट से कह रहा है कि तुम मेरा रिवेंज लो। फोर्टिन ब्रास जो है वो फिर रिवेंज लेने के लिए, यानी कि उसके वालिद को जो किंग हैमलेट के हाथों शिकस्त हुई थी, वो उसको रिवेंज करने के लिए, उसको एवेंज करने के लिए आता है। तो रिवेंज का थीम हमें डोमिनेट करता है इस प्ले के अंदर दिखाई देता है। डेथ का थीम है, डेथ्स बेताशा होती हैं। ठीक है, पहले किंग हैमलेट की डेथ है, ओफिलिया की डेथ है, पोलोनियस की डेथ है, लियर्टीज की डेथ है, इसमें गर्ट्रूड की डेथ है, प्रिंस हैमलेट की डेथ है। ठीक है, और क्लाडियस की डेथ है। यानी कि इतनी ज्यादा 7 से 8 हमवात जो है वो हमें इस प्ले के अंदर दिखाई देती हैं। देन देयर इज थीम ऑफ लाई एंड डिसेप्शन। ठीक है, हैमलेट को डिसेप्शन से नफरत है, लेकिन वो डिसीव करता है अपनी वालदा को, अपने भाई को, टू बाय प्रिटेंडिंग टू बी मैड। ठीक है, इसके बाद डिसेप्शन दूसरी उसके चचा ने की उसके वालिद के साथ, जो कि धोखा दिया। फिर उसका चचा उसकी वालदा को भी धोखा दे रहा है, जो कि डिसेप्शन यानी कि धोखे के जरिए अपनी वाइफ को धोखे में रखा हुआ है कि मैंने मतलब तुम्हारे जो हस्बैंड है उसकी नेचुरल डेथ हुई है। ठीक है, तो ये भी डिसेप्शन का थीम हमें दिखाई देता है। फिर जेंडर का थीम है, बड़ी खूबसूरत मशहूर लाइन है। ठीक है, जो कि हैमलेट अदा करता है, वो ये कहता है कि फ्रैलिटी द नेम इज वुमन, अपनी वालदा से कहता है कि यानी कि औरतें जो हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क्स है कि वो इंतहाई मतलब कि इमोरल होती हैं, सॉर्ट ऑफ इस सेंस में वो ये बात करता है। ठीक है, फैमिली का थीम है, वो हमें दो फैमिलीज के, एक हैमलेट फैमिली की सूरत में दिखाई देता है, दूसरा पोलोनियस की जो फैमिली है उस सूरत में दिखाई देता है। मैडनेस का थीम है, पागलपन, हैमलेट पागल होता है या पागल होकर दिखाता है। ठीक है, करप्शन का थीम है, करप्शन से मुराद क्या है कि कोई भी गलत काम होना करप्शन के जुमरे में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो लाइन आती है कि समथिंग इज रॉटन इन स्टेट ऑफ डेनमार्क, कैसे लगता है कि स्टेट ऑफ डेनमार्क यानी कि रियासत डेनमार्क, इसमें कुछ चीज गल सड़ रही है, तो इट इज रेफरेंस टू द करप्शन, और वो करप्शन जो कि उसके चचा ने की है बाय किलिंग हिज फादर। चंद मशहूर कोटेशन हैं, ये जहन में रखिएगा। सबसे मशहूर है जी, फ्रैलिटी द नेम इज वुमन, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, the time is out to join the brevity, the soul of wit, and then
obviously to be or not to be, that is a question. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. ठीक है, that is again a very beautiful quotation. And what a piece of work is man. मशहूर ज़माना कोटेशन कह लें, बदनाम ज़माना कोटेशन कह लें, जो कि हमारे जो 101 ऐसे है उसका आगाज़ होता है कि शेक्सपियर हैज सेड व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, और उसके बाद आगे वो जो अपना मजमून जो भी उन्होंने रटा होता है वो लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन फाइनली वी हैव एक्सरसाइज नंबर 7, and it is open to everyone. Exercise number 7. Okay, write a newspaper obituary for Hamlet. Include information about his place of birth, parents, education, employment, hobbies, and cause of death. Find magazine or newspaper articles containing events motivated by revenge. यानी कि रिवेंज जो है, बदला जो है लेना, बदले की जो जज्बात होते हैं, वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं टू एक्ट इन सर्टेन वेज। ठीक है जी।